नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी आपकी जोर शोर से चल रही होगी। मैं पिछले वीडियो में हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित चर्चा किए थे और हड़प्पन सिविलाइजेशन के काल, वहाँ की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, तमाम चीज़ों पर हम लोग बात किए थे और हड़प्पन सिविलाइजेशन का कैसे ह्रास हुआ, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पर हम लोग लंबा चर्चा किए थे। आज हम एक नए टॉपिक वैदिक काल या वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड पर बात करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, पीजीटी की आपकी परीक्षा में टॉपिक नंबर 5 जो है, इवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ इंडिया सोसाइटी एंड कल्चर, एविडेंस ऑफ वैदिक टेक्स्ट, ये टॉपिक 5 से संबंधित है कि वैदिक टेक्स्ट यानी वैदिक टेक्स्ट जो है, जिनमें से वेद आते हैं, ब्राह्मण साहित्य आता है, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, का अध्ययन किया जाएगा। आज हम लोग बात करते हैं वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसा आप जानते हैं, सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी वैदिक सभ्यता का जब बारे में बात करें तो मोटे तौर पर वैदिक सभ्यता सिंधु संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे कि वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जो है, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कई दफ़ा प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता जो है कैसी सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण यानी यहाँ की जो बनावट है ग्राम के जैसा था। पशुपालन, कृषि, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और सैंधव संस्कृति या हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब बात करें कंपैरेटिव में, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पीरियड है या उसके जो काल है, उसको हम लोग नगरीय सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं कि वहाँ की जो बनावट है, घरों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तमाम चीज़ जो है वो नगर के जैसा था। ठीक है, आज चलते हैं। इसके पहले मैं वैदिक काल पर एक छोटा सा वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को अवश्य देखेंगे, लेकिन मैं उसकी कुछ भागों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में मैं वैदिक काल किसे कहते हैं, आर्य कौन थे, आर्यों का मूल निवास कहाँ था, आर्य कब आए, वैदिक काल के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाना है या क्या क्या अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से ही मिलती है। इसीलिए
इस काल को हम वैदिक काल अथवा सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, अथवा सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूंकि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे, इसीलिए कभी कभी आर्य सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। यानी मोटे तौर पर कह सकते हैं कि वैदिक काल को आर्य सभ्यता, आर्यन्स सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ जो है वो श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि है। यह काल जो है, यानी वैदिक काल के बारे में आप जब बात करेंगे तो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के काल को आप वैदिक काल कहते हैं। अब इसमें दो डिवीजन हो गया है, एक ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जब पीरियड का बात करेंगे तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक के काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल का जब बात करेंगे तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के काल को उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो ऋग वैदिक काल के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो आर्य आते रहते हैं। तो आर्य कौन है? हु इज आर्यंस? तो यह एक बहुत कंट्राडिक्शन है। आर्य कौन है लेकर के इतिहासकारों में एक मत नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि आर्य वो थे जो श्रेष्ठ थे, कुलीन थे, जो देवयु थे, सभ्य थे, उत्कृष्ट थे, अभिजात्य थे, है ना? वो सब क्या है? आर्य थे। ठीक है, अर्थात आर्य वो थे जो वैदिक सभ्यता को बसाए। अब आर्य और अनार्य, अनार्य में कहता है जो असभ्य थे, जो कुलीन नहीं था, जो उत्कृष्ट नहीं था, वो अनार्य थे। मोटे तौर पर जिसकी भाषा संस्कृत नहीं थी, अर्थात जो अदेवयु थे, जो देवता को नहीं मानते थे, उसे अनार्यों की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर मज़े की बात है कि ऋग्वेद काल के जानकारी के जो हम लोग स्रोत हैं, तो कहता है वैदिक काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य जो हैं उपलब्ध हैं। पहला पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य, आर्कोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेचर। तो लिटरेचर में देखेंगे और पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जब पहला आप देखेंगे इसके अंतर्गत तो पाएंगे कि चित्रित धूसर मृद भांड PGW, इसको PGW के नाम से जानते हैं, पॉलिश ग्रे वेयर। तो चित्रित मृद भांड, दूसरा खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में मिले 15 कमरे वाला मकान। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में खुदाई जो किया गया वो कहाँ से साक्ष्य मिला? तो हरियाणा के भगवानपुरा
में मिले 13 कमरों वाला मकान। इसके अलावे जो है पंजाब में भी प्राप्त 3 ऐसे स्थल जिसका संबंध जो है ऋग वैदिक काल से जोड़ा गया है या जोड़ा जाता है। जब आप पुरातात्विक साक्ष्य में तीसरा पॉइंट को देखेंगे तो बोगाज कोई अभिलेख जो है, जिसे एशिया माइनर के नाम से जानते हैं, ये अभिलेख आपको 1400 ईसा पूर्व की है। 1400 ईसा पूर्व की है। इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख है। नासत्व की पहचान जो है अश्विनी के रूप में की गई है। बोगाज कोई अभिलेख, जिसे मितनवी अभिलेख के नाम से जानते हैं या इसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। कस्सी अभिलेख, इसका जो पीरियड है 1600 ईसा पूर्व, इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा जो है, ईरान का जो आर्य है उसकी एक शाखा जो है वो भारत आई थी। अब हम लोग इसके दूसरे लिटरेचर एविडेंस जो है, साहित्यिक स्रोत जो है या साक्ष्य है, उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो ऋग वैदिक काल में जो है आपके ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। यहाँ मंडल भाग को कहा गया है, चैप्टर को कहा गया है, अध्याय को कहा गया है, किरण को कहा गया है ना। मंडल 10 मंडल और 1028 सूक्त, 10 मंडल और 1028 सूक्त है। पहला जो है एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, जबकि 2 से लेकर के 7 यानी 2 से लेकर के 7 जो है सबसे पुराना मंडल है। कई दफ़ा प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन है, तो पहला और 10वां मंडल सबसे नया है। अब यहाँ प्रिय पीजीटी छात्रों, हम देखेंगे आर्यों का आगमन काल, कि आर्यों का आगमन काल को लेकर के या आगमन के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। एक विद्वान हैं विंटर नीतज ने आर्यों के आगमन की तिथि 2500 बीसी, यहाँ पर गलत लिखा गया है 2500 बीसी यानी 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की है, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के जो वथी है आपके तिथि है वो 6000 ईसा पूर्व निर्धारित की है। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्स मुलर के अनुसार, जो साहब थे के अनुसार इनके आगमन की तिथि 1500 ईसा पूर्व यानी बीसी है। वर्तमान समय में मैक्स मुलर का मत ही स्वीकार्य है। अब जानेंगे मैक्स मुलर कौन थे। तो मैक्स मुलर जर्मन के एक भाषाविद थे। हालांकि ये जीवन काल में भारत कभी नहीं आए। ये भाषा विज्ञान के ही आधार पर आर्य के बारे में वो लिखे और आर्य के बारे में सबसे ज़्यादा और सही जो साक्ष्य है आर्य के बारे में यही बताए। इन्होंने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए। ठीक है। अब आर्यों के मूल निवास के बारे में लेकर के क्या क्या जो है आपका मत है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक भारत के इतिहासकार हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने अपनी पुस्तक ऋग वैदिक इंडिया
बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के द्वारा लिखी गई। ऋग वैदिक इंडिया में भारत में सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास माना गया है। और ये जो है सप्त सैंधव प्रदेश जो है, अधिकांश विद्वानों ने भी आर्यों का मूल निवास को सप्त सैंधव क्षेत्र ही माना है। आप ध्यान देंगे, सप्त सैंधव क्षेत्र। इसी प्रकार दूसरा जो है आर्यों का मूल स्थान के बारे में महोपाध्याय पंडित गंगानाथ झा ने भारत में महर्षि देश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। महर्षि देश को भारत का में महर्षि देश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इसी प्रकार डॉक्टर राजबली पांडे ने भी भारत में मध्य देश को आर्यों का मूल निवास माना है। तो किसने क्या मत दिया है आर्यों के बारे में, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। एल.डी. कल्ला ने कश्मीर में अथवा हिमाचल प्रदेश, हिमालय प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि आर्यों के मूल निवास के बारे में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और बाल गंगाधर तिलक का जो है उसके अनुसार जो है ये 3-4 जो नाम है उसको आपको इसके निवास स्थान के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग बात करते हैं दयानंद सरस्वती ने जो है आर्यों के निवास स्थान के बारे में क्या कहा। तो दयानंद सरस्वती जो है तिब्बत प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। यह अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश एवं इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में मिलता है। इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में मिलता है कि आर्य जो थे वो तिब्बत प्रदेश के थे दयानंद सरस्वती के अनुसार। मैक्स मुलर ने, जैसा पहले भी बता चुके हैं, मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। मैक्स मुलर ने इसका उल्लेख जो है लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेज में किया। ये बहुत पुस्तक है, लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेज में इसका उल्लेख किया है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के थे। मैक्स मुलर जर्मन के भाषा विज्ञान के विद्वान थे। ये भारत कभी नहीं आए। इन्होंने साहित्य के आधार पर भारत के आर्यों के बारे में सटीक जानकारी दी है। इसी प्रकार जे.जी. रोड आर्यों का आदि देश बैक्ट्रिया मानते हैं। बैक्ट्रिया। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास मानते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है और इनकी कृति भी कई बार पूछ चुका है। द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस इसकी पुस्तक है। इसी में इन्होंने बोला है कि आर्य जो हैं उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे, वहाँ के मूल निवासी थे। पी गाइल्स ने यूरोप में डेन्यूब नदी की घाटी एवं हंगरी को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। पेनका ने जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। इसी प्रकार एडवर्ड मेयर ओल्डेनबर्ग किथ ने मध्य एशिया के पामीर क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान माना है। नेहर रिंग एवं गाइडेंस चार्ल्स ने दक्षिणी रूस को भी आर्यों का मूल स्थान माना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जैसा देख रहे हैं आर्यों का आगमन काल, आप आर्यों के आगमन काल में मुख्यतः आपको 2
एक विंटर नीत्स जिन्होंने 2500 ईसा पूर्व कहा है, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने आर्यों के बारे में 6000 ईसा पूर्व भारत आगमन के बारे में कही है, मैक्स मुलर ने 1500 ईसा पूर्व आर्यों के आगमन के बारे में बताया है, और साथ ही मैक्स मुलर का मत ही स्वीकार्य है। इन्होंने कहा है कि मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे। तो निश्चित तौर पर आर्यों का भारत आगमन से आपको प्रश्न बनता है, और कई दफ़े जो है यहाँ से प्रश्न पूछ चुका था। आगे हम चलते हैं। आप देखेंगे कि आर्यों के आदि स्थल, तो आर्यों के आदि स्थल में मूल स्थान कि आर्यों का जो है मूल स्थान एक तरफ और दूसरी तरफ मध्य जो है सब सिंधु क्षेत्र किसने दिया, जिसके बारे में अभी हम लोग वहाँ बात किए थे, उसी को यहाँ पर देखेंगे। तो 2-3 टिक कर लेंगे आप। तिब्बत प्रदेश, इसके बाद मध्य एशिया मैक्स मुलर, और उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, और सप्त सिंधु क्षेत्र डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, महर्षि देश पंडित गंगानाथ झा। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट नाम है। मध्य देश डॉक्टर राजबली पांडे ने बताया था आर्यों के आदि स्थल के बारे में। अब हम देखेंगे आर्यों के राजनीतिक स्थिति के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर जैकोबी के अनुसार आर्यों ने भारत में कई बार आक्रमण किया और उनकी एक से अधिक शाखाएं भारत में आई। ये डॉक्टर जैकोबी ने कहा कि भारत में जो है आर्य कई बार आए, उन्होंने कई बार आक्रमण किए और उनकी एक से अधिक शाखा थी। सबसे महत्वपूर्ण कबीला भरत था। यानी आर्यों की जो है सबसे प्रमुख कबीला जो था भरत था। इसके शासक वर्ग का नाम त्रिशु था। संभवतः सिरजन और किवी कबीले भी उनसे संबंध थे। ऋग्वेद में आर्यों के जिन 5 कबीलों का उल्लेख है, उनमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रहु प्रमुख थे। ये पंचजन के नाम से भी जाने जाते थे। अदु और तुर्वस को दास कहा जाता था। अदु और तुर्वस के विषय में ऐसा माना जाता था कि इंद्र उन्हें बाद में लाए थे। यह ज्ञात होता है कि सरस्वती, द्विषदधि धति एवं अपाया नदी के किनारे भरत कबीले ने अग्नि की पूजा की। आप देखेंगे राजनीतिक विस्तार में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जैकोबी के अनुसार आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र, तो आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले हुआ। भारत में इन्होंने सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। इस प्रदेश में बहने वाली 7 नदियां का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये नदी जो है सिंधु, सरस्वती, सतुद्री जिसे सतलज के नाम से जानते हैं, विपाशा जिसे ब्यास, परुष्णी जिसे रावी, विपाशा, झेलम, अस्किनी, चेनाब आदि, यही सारी नदियों को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नदी थी, इसीलिए इसे हिरण्यआनी नदी कहा गया है। कुछ अफगानिस्तान की नदियों का भी जिक्र हमें ऋग्वेद से मिलता है। ये हैं कुंभा जिसे वर्तमान में काबुल नदी, कुरुम्भु जिसे कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु जिसे स्वात आदि। इससे यह पता चलता है कि अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही अंग था। ऋग्वैदिक आर्यों की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान का
पूर्वी भाग था। हिमालय प्रदेश का हिमवंत नामक पर्वत के रूप में स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हिमालय की एक चोटी को मुजवंत कहा गया है। आप देखेंगे कि मुजवंत से सोम के रूप में प्रसिद्ध थी, जहाँ से सोमरस सुरा के रूप में उपयोग करते थे, देवताओं को सोमरस पीते थे। इस प्रकार आर्य हिमालय से परिचित थे। आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का अपना नाम जो है ब्रह्मवर्त यानी आर्यवर्त जो है रखा था। आर्यवर्त रखा था। ब्रह्मवर्त से आगे चलकर आर्यों ने गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके नज़दीक के क्षेत्रों पर कब्जा कर क्षेत्र का नाम महर्षि देश रखा था। यानी वर्तमान में पूछा जाएगा आपको परीक्षा में कि महर्षि देश कौन था, तो महर्षि देश जो है गंगा और यमुना के जो क्षेत्र थे उसको महर्षि देश कहा गया है। इसके बाद हिमालय एवं विंध्याचल पर्वत के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश रखा। अंत में बंगाल एवं बिहार के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग पर कब्जा कर समूचे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। कालांतर में इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त रखा गया। राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ऋग्वेद काल में जो है आर्यों का भौगोलिक स्थान कहाँ तक था, तो इससे स्पष्ट होता है कि आर्य जो है आपको मुख्यतः सप्त सैंधव क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ आर्य बसे इसके बारे में भी आपको गूढ़ ज्ञान रखना आवश्यक है, क्योंकि आपके प्रश्न जो है अंदर से पूछ दिया जाएगा। अब ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख, तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख मिलता है, तो 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन सबसे जो है आपको देखने की बात है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में जो 25 नदियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन कई बार किया गया है। यह सप्त सैंधव क्षेत्र की पश्चिमी सीमा थी। आप देखेंगे सिंधु नदी यानी सप्त सैंधव नदी में के अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदी आते हैं। ठीक है। और पश्चिमी सीमा में आप देखेंगे कुर्रम, गोमल, कुंभा, सुवास्तु जैसे स्वात नामक नदियाँ पश्चिमी किनारे में सिंधु की सहायक नदी थी। पूर्वी किनारे में सिंधु की सहायक नदियों में वितिस्ता जिसे झेलम कहते हैं, अस्किनी, चेनाब, परुष्णी, रावी, सतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास प्रमुख नदी थी। ठीक है। नदी के तट पर ही इंद्र ने उषा को पराजित किया था। उषा यानी नदी के ब्यास नदी के तट पर ही इंद्र ने जो है उषा को पराजित किया और उसके लिए रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और उसके रथ को जो है इंद्र ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यय कहा गया। सिंधु नदी द्वारा ऊनी वस्त्र के व्यवसाय होने के कारण इसे सुवासा या उर्पावर्ती भी कहा गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा सर्वाधिक बार हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर सरस्वती जो है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों की अग्रवती, नदियों की माता, सरस्वती को नदियों की माता, ठीक है, वाणी, प्रार्थना एवं कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र करने वाली और संगीत की प्रेरणादायी कहा गया है। कितनी इम्पोर्टेंट सरस्वती है, इसको आप ध्यान देंगे। नदियों की माता किसे कहा गया है, तो सरस्वती ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, इसीलिए इसे नदीतमा यानी नदियों की माता, इम्पोर्टेंट है, नदीतमा नदियों की माता, ठीक है, नदियों कहा गया है। सरस्वती जो अब तक राजस्थान की रेगिस्तान में विलीन हो गई, इसकी जगह अब घग्गर नदी बहती है। ठीक है। आप देखेंगे द्विशधती आधुनिक चितंग अथवा घग्गर, यह सिंधु समूह की नदी नहीं थी।
ठीक है। अपाया, ये भी इम्पोर्टेंट जो है यह द्विशदधि एवं सरस्वती के बीच में होकर बहती थी। सरयू, जैसा आप जान रहे हैं, यह गंगा की सहायक नदी थी। ऋग्वेद के अनुसार संभवतः यदु एवं तुर्वस के द्वारा चित्ररथ और अपर्ण सरयू नदी के किनारे ही पराजित किए गए थे। ठीक है। आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे यमुना, ऋग्वेद में यमुना की चर्चा 3 बार की गई है। आप ट्रिक भी आप इसको देखेंगे, यमुना जो है 3 अक्षर से बना है, यमुना, तो 3 बार। ठीक है। लेकिन ये ट्रिक गंगा में आप अप्लाई नहीं करेंगे। गंगा को ऋग्वेद में 1 बार। नदी सूक्त की अंतिम नदी गोमती है। ठीक है। आप देखेंगे कि समुद्र में ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा हुई है और भुज की नौका दुर्घटना वाली कहानी से जल यात्रा पर प्रकाश पड़ता है। भुज जो आपके गुजरात में है, तो वहाँ पर जो है एक नाव दुर्घटना हो गया था और उसकी जल यात्रा पर जो है प्रकाश पड़ता है। वैदिक तौल की इकाई मन एवं बेबीलोन की इकाई मन में समानता से भी समुद्र यात्रा पर प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद के 2 मंत्रों 9वें और 10वें में 4 समुद्रों का उल्लेख है। आप पर्वत का बात करेंगे तो ऋग्वेद आर्य हिमालय पहाड़ से परिचित थे, यानी ऋग्वेद में जो आर्य जो लोग थे वो हिमालय पर्वत से परिचित थे, परंतु विंध्य या सतपुड़ा से परिचित नहीं थे। कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ की चर्चा है, जैसे हिमवंत, मुजजंत, सर्पनावंत और आर्जिक तथा सुसोम। ये सारे जो है आपके पर्वत चोटियों का जो है उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य बात है कि हिमवंत और मुजंत 2 को आपको याद रखना है। मरुस्थल, तो ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? धव्य शब्द आता है। कहाँ? धनव शब्द आता है। आर्यों को संभवतः मरुस्थल का ज्ञान था, क्योंकि इस बात की चर्चा की जाती है कि पर्जन्य ने मरुस्थल को पार करने योग्य बनाया। फिर क्षेत्र की प्रारंभिक वैदिक साहित्य में केवल एक क्षेत्र गंधारी की चर्चा है, जिसकी पहचान आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले से की गई है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट एक आ जाता है कि सारणी ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। कुब्रू, क्रुम्भू, कुर्रम, कुंभा, काबुल, एक तरफ प्राचीन नाम, उधर आधुनिक नाम। वितिस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, ये इम्पोर्टेंट नदी है। परुष्णी से प्रश्न पूछे जाते हैं। परुष्णी, ठीक है, रावी, ठीक है, सतुत्री, सतलज, एक इम्पोर्टेंट सतुत्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, बिपाशा बसु किस में नहाते थे? ब्यास में। सदानीरा, गंडक, यानी गंडक में हमेशा सालों भर पानी, इसीलिए सदानीरा। द्विशदती, घग्गर, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, सिंधु का नाम सिंधु, सरस्वती या दृशधती, घग्गर, रच्छी और चिंतग्घ, सुषोमा, सोहन और मुरुवर्मन। तो इस प्रकार जो है कई नदियों का जो है जिक्र आपको वैदिक काल के ऋग्वेदिक काल में आपको मिलते हैं। तो आगे आप जो है आगे आर्यों का संघर्ष के बारे में हम लोग जब नया टॉपिक हो पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट दिन, तो आर्यों का संघर्ष और 10 राग युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के। धन्यवाद।